इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन होता है, और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। आज का जो हमारा सेशन है वो 966वां यानी कि 966 सेशन है। और आज के हमारे जो एस्टीम्ड स्पीकर हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर अमित मित्तल। डॉक्टर अमित मित्तल का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आईएफपीएच फोरम पे। थैंक और यू डॉक्टर नेहा। हाँ जी, इंट्रो के तौर पे आई वुड लाइक टू से ही इज पीएचएमएस, एमबीए, पीजीडीएचएम, पीजीडीएमएलएस, ए एफएमसी फ्रॉम ग्रीफोल्ड विश्वविद्यालय जर्मनी से। और फिलहाल अभी सीईओ और संस्थापक है दो स्वस्थम के। और साथ ही सीईओ और हैं ग्लैमरिटीज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक्स। इन्होंने कॉस्मेटोलॉजी और होम्योपैथी को इंटीग्रेट करके अपना एक क्लिनिक ये चलाते हैं। और पूर्व सलाहकार भी रह चुके हैं भारतीय वायुसेना, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ लिसेस्टर, एनएचएस इंग्लैंड में। तो काफी वेरिड और इंटरनेशनल रीच है डॉक्टर साहब की। और काफी पुरस्कार और सम्मानों से भी इनको नवाजा गया है। टाइम्स ट्रैवल पुरस्कार, स्वास्थ्य सेवा में आईसीटी नवाचार के लिए राष्ट्रीय सम्मान, भारत रत्नाकर पुरस्कार, आदि आदि। तो होम्योपैथी और ब्यूटी और कॉस्मेटोलॉजी को एक इंटीग्रेट करके इन्होंने होम्योपैथी को एक नए स्तर पे पहुंचाया है। और आज का जो डॉक्टर साहब का टॉपिक है वो है डिजीज ऑफ द सोल, एक्सप्लोरिंग कर्मा, इमोशंस एंड होम्योपैथिक कोर्स। कर्म और इमोशन का होम्योपैथिक कोर्स से हम कैसे होम्योपैथिक क्योर्स की तरफ बढ़ सकते हैं, उनको यूज करके, इमोशंस को, कर्मा को और सोल को, उसके ऊपर डॉक्टर साहब आप अपना सेशन देंगे। तो डॉक्टर अमित, आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं सर। थैंक यू डॉक्टर नेहा, बहुत कुछ बताया आपने मेरे बारे में। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इस समय ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर नेहा, क्या मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल सर। गाइस, आप लोग क्या मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? वेरी मच विजिबल, हाँ जी सर। फेयर इनफ। तो जस्ट टू गिव अस शॉर्ट इंट्रो अबाउट टुडेज टॉक, जो मैं आप लोगों के साथ अपने पिछले 25 से 26 साल की प्रैक्टिस और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में काम करने के बाद समझ पाया हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो है वो एक्सप्लोरिंग कर्मा, इमोशंस एंड होम्योपैथिक क्योर। जैसा कि हम सभी लोग समझते हैं कि हमारी पैथी किस लेवल पे काम करती है, क्या काम करती है, क्या जनरल्स हैं, क्या फिजिकल जनरल्स हैं, क्या मेंटल जनरल्स हैं, उन सबको क्लब करके जो कुछ मैंने सीखा वो मैं आपके सामने आज लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, हालांकि शुरुआत जो एक प्रेयर से होती है डॉक्टर नेहा ने कर दी है, बट मैं ऑलमोस्ट 20 साल से पढ़ा रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। तो मेरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं अपना कोई काम स्टार्ट करूं तो हमारा ये जो मंत्र है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामहा सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित भाग भवेत्, से स्टार्ट करूं, जो एक तरह से सभी को स्वस्थ रहने के लिए एक मंत्र है। तो उससे मैं स्टार्ट करता हूं। तो ये कहानी जो स्टार्ट हुई थी मेरी, वो आप ये समझें कि करीब करीब आज से 15 साल पहले स्टार्ट हुई थी। अ, थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कि मेरे पास एक पेशेंट आती थी जिसकी उम्र 23-24 साल थी, एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। किसी ने उसको सीओपीडी का डायग्नोस नहीं किया, किसी ने उसको सो कॉल्ड एस्थमा डायग्नोस नहीं किया। इट वाज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, बट जरा सा भी काम करती थी, हिलती थी, डुलती थी, तो शी हैव अ सीवियर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट। मैं काफी प्रयास कर रहा था, कभी आराम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। तो वन फाइन डे वो अपने पेरेंट्स के साथ मेरे पास आई। वो उनके पास कुछ कागज थे, और वो कागज बात करते करते उन्होंने मेरी टेबल पे रखे। तो वो शायद जन्म पत्री थी उसकी। मैंने पूछा, आज ये कहाँ कहाँ से लेके आ गए? उन्होंने बताया मुझे कि डॉक्टर साहब, इसकी शादी पक्की हो गई है, और करंटली जो है हम एक पंडित जी से मिलके आ रहे हैं, और जन्म पत्री दिखा के ला रहे हैं उसकी। तो उत्सुकता बख्श मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई क्या मिला। मगर उन्होंने बताया है कि इसमें जो है लड़की का चंद्र भारी है। तो कोई उपाय भी बताया पंडित जी ने? बोले हाँ, उन्होंने उपाय ये बताया है कि
अगर हम इसको चांदी की अंगूठी में मोती पहना दें हाथ में, तो उस चांदी से इसका चंद्र जो है हल्का हो जाता है। और मुझे आश्चर्य तब हुआ कि जिसका चंद्र भारी होता है उसको सांस की तकलीफें रहती हैं। वहां से मुझे क्लिक किया कि जब चांदी पहनाने से इसका चंद्र हल्का होगा, साइमल्टेनियसली सांस की प्रॉब्लम कम होंगी, अगर मैं इसको चांदी खिलाऊं तो कैसा रहेगा। और मैंने जस्ट चेकिंग वश या उत्सुकता वश उसको अर्जेंटम मेटेलिकम 1 की 3 डोज दी, बाकी सेकला कंटिन्यू किया। और जब वो लड़की 2 हफ्ते के बाद आई, तो मुझे काफी आश्चर्य इस बात को जान के हुआ कि ऑलमोस्ट 80% प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो गई थी। कहीं ना कहीं इंटरनल उस मेडिसिन ने इंपैक्ट किया और वो सिम्टम कवर अप किए जो मेडिसिन में शायद कहीं लिखे भी नहीं। वहीं से जो बात मेरे दिमाग में आई कि कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने कर्म हैं, या जो हमारी कुंडली है, जो हमारे काम हैं, या जो भी हमारे स्टार्स हैं, उनका कहीं ना कहीं हमारे डिजीज ओरिएंटेशन में, कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम में रोल प्ले होता है। और शायद इसीलिए ये हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि वी आर नॉट बॉडीज दैट हैव अ सोल, वी आर सोल्स टेम्पररी लिविंग इन अ बॉडी। मतलब आत्मा मरती नहीं। नैनम छिद्दम शत्राणी, योग एक श्लोक पढ़ा गया है। आत्मा हमारे जिस्म में टेम्पररी रह रही है, और वो क्राई है जिसको हम बोलते हैं दैट आत्मा इज क्राइंग फॉर करेक्शन, फॉर प्योरिफिकेशन, फॉर ग्रोथ। हम लोग पढ़ते हैं ना, वाइटल फोर्स, माइंड एंड बॉडी। तो व्हाट अ डिजीज इज, व्हाट सिम्टम इज, इट इज नथिंग बट क्राई ऑफ वाइटल फोर्स। उस वाइटल फोर्स को अगर पहचानने की कोशिश कोई कर सकता है, तो वी एज ए होम्योपैथ, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, किस तरह से काम चलता है, किस तरह से कर्मा का रोल प्ले होता है। जो मेरे बुजुर्ग में यहां देख पा रहा हूं कुछ लोगों को, आई थिंक दे कैन वेरी अंडरस्टैंड कि कर्मा का क्या रोल हमारे अ, हमारे हमारे दिनचर्या में, हमारी डेली लाइफ में होता है। तो हैविंग सेड दैट, अगर मैं एंशियंट कर्मा की बात करता हूं, हमारी इंडियन फिलॉसफीज की बात करता हूं, तो कर्मा बेसिकली उसके हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। जो भी कर्म हम करते हैं उसका कोई इंपैक्ट आता है, हर हालत में आता है। और वही जो कर्म रह जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोई सप्रेस्ड इमोशंस रह गए, कोई मेंटल सफरिंग हो गई, तो वहां से कुछ ना कुछ फिजिकल मेंटल सफरिंग्स निकल के आती हैं। और जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, आप अपनी डेली की दिनचर्या में देखेंगे, प्रैक्टिस के अंदर, कि जो पेशेंट्स आपके लिवर डिसऑर्डर्स के आते हैं, इफ यू डीप डाउन इनटू देयर मेंटल स्टेट, तो आपको मिलेगा उनका एंगर, गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, बहुत बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से जिनको किडनी डिसफंक्शंस होते हैं, वहां कहीं ना कहीं फियर होगा। फियर ऑफ डार्क हो, फियर ऑफ डेथ हो, फियर ऑफ हाइट हो, इट कैन बी सम फियर मिलेगा। और जहां जहां पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मिलेंगे, वहां ग्रीड और अटैचमेंट बहुत क्लोजली मिलेगा, बहुत क्लोजली मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि डिजीज जो है विजिबल एक्सप्रेशन है हमारे उस इनविजिबल कर्मा की, जिसने हमें पास्ट में किसी तरह का कोई आहत पहुंचाया है, कोई इमोशनल वोंड दिया है, कोई कोई मेंटल ट्रॉमा दिया है, मेंटल सफरिंग दी है। आप देखें, हम इग्निशिया की बात करते हैं, नेट्रम वेराटिकम की बात करते हैं, दे ऑल वर्क्स ऑन अ डिफरेंट प्लेन ऑफ मेंटल्स। हम प्लेटिना की बात करते हैं, हम सीपिया की बात करते हैं। उस सबको अगर हम लेके चलें, अगर हम पास्ट में जाएं, तो कहीं ना कुछ हमें जरूर मिलेगा। ये एक छोटा सा प्रयास किया है मैंने कर्मा को एक्सप्लेन करने का। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ एक्शन इन लाइफ, एक्शन टेकन इन प्रेजेंट। जो भी हम काम आज करते हैं, अच्छा करे तो, बुरा करे तो, फ्यूचर में उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, नंबर 2, कॉन्सिक्वेंसेस मैनिफेस्ट होते हैं। और जब वो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, तो वो कॉन्सिक्वेंस हमारी फ्यूचर लाइफ को इफेक्ट करते हैं। और जब फ्यूचर लाइफ को इफेक्ट करते हैं, तो कुछ नए सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं। और उन नए सर्कमस्टेंसेस जब क्रिएट होते हैं, तो 100% इमोशनल पैटर्न्स कुछ डिफरेंशिएट होते हैं, जहां एक ट्रॉमा बनता है। और फाइनली फिजिकल हेल्थ इफेक्ट होती है। जैसे मैं इसमें अक्सर अपने लोगों को एग्जांपल ये देता हूं कि आप घर आके बोलते हैं अपने घर पे, भाई आज बहुत दिल दुख हुआ, बहुत ज्यादा दिल दुख हुआ। एक मजबूर व्यक्ति मुझे मिला, उसने मुझसे पैसे मांगे, खाना मांगा, और मेरी जेब में जो है 500 का नोट था, खुले पैसे नहीं, मैं दे नहीं पाया, तकलीफ हुई। तो अब ये सोचे कि यहाँ दो स्टेटमेंट है कि आज बहुत आत्मा रोई, तकलीफ हुई,
इट मीन आत्मा तो देना चाह रही थी, पर मेरे थॉट प्रोसेस ने, मेरी मानसिकता ने उसको देने से रोका। तो मैंने तो रोक लिया, पर परेशान कौन हुआ? मेरी आत्मा, द बैक ऑफ माइंड। अगर मैं सोचता तो मेरी आत्मा कह रही है कि इसकी हेल्प करो, कुछ खिला दो, कुछ दे दो। भाई, 500 रुपए का छुट्टा कराना आज के टाइम में कोई बड़ी चीज तो नहीं है, मैं कर सकता था, बट मैंने वो नहीं किया साइमल्टेनियसली। तो अगर कहते हैं आत्मा खुश हो गई, आज आज वो काम करने गया था, हो गया। तो अब सारा परिवेश में देखा जाए तो जो एक्सपेक्टेशन है अपने आप से, अपनी लाइफ से, वो एक्सपेक्टेशन ही हमें अच्छा, बुरा या न्यूट्रल रहने में क्रिएट करते हैं। अब अगर देखा जाए तो इस कर्मा की अगर हम बात करता हूं, जब भी मैं डिजीज की बात करता हूं, डिजीज तो बहुत थोड़ा सा है, इट्स लाइक एन आइसबर्ग, ऊपर थोड़ा सा हिस्सा है डिजीज का। जबकि वो जो फॉर्मेशन हुई है डिजीज की, वो कहीं ना कहीं इमोशनल टेंडेंसीज से हुई है, फिजिकल वल्नरेबिलिटीज से हुई है, कार्मिक इंफ्लुएंस से हुई है, और इवेंट जेनेटिक नो डाउट है। जेनेटिक करेक्टर में रिसेसिव करेक्टर है, डोमिनेंट है। किसी पर्टिकुलर में आता है जब सारी चीजों को क्लबिंग होती है, इमोशनल टेंडेंसीज, फिजिकल अनरिजर्व कर्मा, पास्ट इवेंट, उन सबको क्लब होकर उस जीन्स के साथ मिलकर देन इट फॉर्म्स अ डिजीज। और इसी पास्ट इवेंट को, इसी अनरिजर्व कर्मा को इफ यू ट्राई टू सर्च आउट, तो चीजें बहुत अच्छे से निकल के आती हैं। जैसे मैं एक यहां पर ये इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा इसमें। मैं पास्ट अनरिजर्व कर्मा की बात कर रहा हूं। करीब 5 साल पहले, जस्ट पोस्ट कोविड, मेरे पास गाजियाबाद का जो पीएनबी का हेडक्वार्टर है, उनके मैनेजर साहब आए थे। एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम सीवियर एसिडिटी, ऑलमोस्ट गैस्ट्राइटिस। डेली के बेस पे ही वाज हैविंग 2 to 3 एंटासिड्स, 2 खानी पड़ जाए, 3 खानी पड़ जाए, कुछ नहीं पता। और उनकी लाइफ ही इस पर चल रही थी। आए, डिस्कशन स्टार्ट हुआ, केस टेकिंग स्टार्ट हुई, बात करते रहे, पुरानी उनकी यूथ में गए, उनके चाइल्डहुड में गए। बाय द वे, ही इज अ वेरी लर्नेड मैन, बीटेक एंड एमबीए फाइनेंस एंड करंटली वर्किंग विद पीएनबी। तो जब पास्ट में गए तो वो मैनेजर साहब बिलोंग्स फ्रॉम ईस्टर्न यूपी, एक देहात से बिलोंग करते थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे। तो पेरेंट्स ने उनके पढ़ने की सच्चाई की वजह से ही ही वाज एडमिटेड स्कूल एंड सिटी हॉस्टल। तो क्लास 6 के बाद 7th में वो अपने परिवार से अलग हो गए। फिर 12th करी, उसके बाद बीटेक करने चले गए, फिर एमबीए करने चले गए, फिर जॉब लगी, वो भी घर से बाहर लगी। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य यह है कि 10-12 साल की उम्र से वो परिवार से अलग हो गए। अब परिवार से कोई लिंकिंग थी खाली टेलीफोनिकली, मां से प्रेम था, उनसे बिछड़ गए, यार दोस्तों से अच्छी मोहब्बत थी, उनसे अलग हो गए। तो जो भी डिस्कशन था फोन पे ही था, वो उनसे बात नहीं करते थे। और फिर उन्होंने अपने आप को उस शेल्फ में, उस अपने एक शंख के अंदर, एक कहते हैं ना वो तालाब के मेंढक बना के या कुएं का मेंढक बना के अपने आप को उसमें कंसोल कर लिया, जो करना है यही करना है। तो कहीं ना कहीं लगा कि वो जो सप्रेस्ड इमोशन थे बचपन के, ग्रो लीव हिज लव्ड वंस, वो बाहर चले गए। वहां उनको मैंने उन सारी बातों के बेस पे, उनके इस पास्ट अनरिजॉल्व कार्मिक इम्प्रिंट जो मुझे लगा देखे, मैंने उनको एक तो मेडिसिन दी विच वाज डेफिनेटली नेट्रम वेराटिकम। साथ में ये भी कहा कि आप अभी आज अपनी मां से बात करेंगे, और अब छुट्टियां अगर पड़ रही हैं 3 दिन की या 4 दिन की, तो आप अपने घर जाएंगे, सबसे मिलके आएंगे, अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे, और उस 4 दिन के लिए अपने ऑफिस को बिल्कुल छोड़ देंगे। फॉरगेट द पास्ट, फॉरगेट द फ्यूचर। आप करंट में अपने पुराने गांव जाके अपने दोस्तों से मिलेंगे। और वही हुआ, वो वहां गए ट्रेम्यूरली। जो अनरिजर्व कर्मा थे, जो दबे पड़े थे इमोशंस के, मिल नहीं पा रहा, और वो बोलते भी नहीं थे, क्योंकि आज की लाइफ में बिजी थे, उनकी पत्नी और एक बिटिया, सब बिजी थे। और वो करने के बाद आफ्टर अबाउट 3 or 4 weeks ही केम टू मी। और थिंग वाज दैट कि उनकी जो वो एंटासिड रेस की 2 या 3 हो रही थी, वो ऑन एंड ऑफ हुई। और करंटली उसके बाद फिर एक मेडिसिन उनको मैंने और दी थी, आई थिंक कार्बोवेट दी थी उसके बाद मैंने, एंड ही वाज टोटली क्योर। अब 5 साल में वो आते हैं, बच्चों को लाते हैं, औरों को लेके आते हैं, बट खुद एसिडिटी के लिए नहीं आते। एंड दिस वाज जस्ट नथिंग बट रिजॉल्विंग हिज कर्मा। अगर मैं इमोशंस की बात करता हूं, जो साइंटिफिक कनेक्शन हमारी पैथी के साथ में आता है, तो आप अगर देखेंगे कि साइकोसोमेटिक मेडिसिन एग्रीज करती हैं कि इमोशंस क्रिएट डिजीज। अगर मैं किसी एमडी मेडिसिन के पास जाऊं, किसी साइकोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाऊं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं, या
न्यूरो के पास जाऊं तो उनको लगता है कहीं ना कहीं का जो इमोशनल सप्रेशन रहा है, डिजीज है, वो क्या करेंगे, एंटीडेप दे देंगे, व्हाट दे डू, स्लीपिंग पिल्स दे देंगे, बट कंडीशन उनकी और वर्स हो जाती है। हमारी पैथी, व्हेन वी वर्क ऑन मायाज्म, सोरासिफ्रेटिक, साइकोटिक, वहां से वो अन एनर्जेटिक इंप्रिंट्स मिलते हैं पुराने बचपन के, अनरिजॉल्व इनर कॉन्फ्लिक्ट्स मिलते हैं, वहां जाके फिर हम कवर अप कर पाते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं कोट कर रहा हूं, अगर आप स्लाइड देख पा रहे हो, ये वो एग्जांपल्स हैं जो मुझे लगा, मैंने पास्ट में फील किया था ना एट देम। एक किसी बंदे को बहुत पुराना ग्रीफ है, दुख चला आ रहा है, हाईली इन ग्रीफ, वहां पर मुझे फिजिकल डिजीज मिली एस्मा और डिप्रेशन की, इग्निशन एट्रीब्यूट दिया, रिकवरी मिली, बहुत गुस्सा, और गुस्सा मतलब गुस्सा बचपन से गुस्सा, वहां उसको हाइपरटेंशन लिवर डिसऑर्डर्स मिले, वहां नक्स वोमिका स्टेपिस दिया, रिकवरी मिली, डर जैसे मैंने पहले भी बताया था, पैनिक अटैक्स मिले, यूटीआई मिले, यूरिन डिसऑर्डर्स मिले, स्टोन फॉर्मेशन जिन जिनको होता है उनसे बात कीजिएगा, वहां कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में कोई फियर होता है। इट कैन बी फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस, इट कैन बी फियर ऑफ लूजिंग डियर वन, इट कैन बी फियर ऑफ लूजिंग जॉब, कुछ ना कुछ मिलेगा जहां पर वो ग्रोथ की फॉर्म में या किसी फॉर्म में जो है एक स्टोन बन के आएगा। वहां एकोनाइट, अजंता नाइट्रिकम, अगर आप रूब्रिक्स चेक करेंगे तो पर्टिकुलर माइंड के अंदर मैं नॉर्मली सिंथेटिक रिपर्टरी बाथल को ज्यादा फॉलो करता हूं, तो ये मिलते हैं। तो बेसिकली जो राइट रेमेडी हम चूज करते हैं ना, वो सिम्टम्स को सिर्फ ठीक नहीं करती, जो ट्रैप इमोशंस है अंदर, जो हमने दबा के कन्फ्लिक्ट रखे हुए हैं, जो अंदर अपनी सोच को हमने दबा के रखा है, उसको बाहर निकाल देते हैं। एंड वन डे आउट, प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी पेशेंट से बात करते हैं, स्पेशली द क्रॉनिक वंस, मैं एक्यूट की बात नहीं कर रहा हूं, क्रॉनिक पेशेंट जो आते हैं हमारे पास, क्रॉनिक एक्यूट क्या है, यू गाइस कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। वो मुझे सबसे पहले उसको सुनना है, मुझे उसकी सिर्फ करंट सिम्टम नहीं ले रहे हैं, मुझे उसकी पास्ट हिस्ट्री में जाना है, मुझे उसके इमोशनल हिस्ट्री में जाना है, मुझे उसके रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जाना है कि उसके रिलेशन उसके स्पाउस से कैसे हैं, उसके बच्चों से कैसे हैं, माँ बाप से कैसे हैं, दोस्त से कैसे हैं, बिजनेस में या प्रोफेशन में कैसे हैं, कि वहां का तो कोई कर्मा नहीं है, जो ऑफिस से निकल के आ रहा है वो दबा पड़ा है, चल रहा है, निकल रहा है, तो निकल के आएगा, जब वो निकल की चीजें आती हैं तो चीजें सुधरती हैं। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल और दूंगा बिफोर आई कम टू दिस इमोशनल प्यूरिफिकेशन। ये लाइव एग्जांपल है। अबाउट 9 years बैक जब ये कार्मिक थ्योरीज पे काम शुरू किया था, जो मेरा और पॉजिटिव इंटरेस्ट बना इस थ्योरी पे काम करने के लिए, एक फीमेल मेरे पास आई, शी वॉज ऑफ द एज ऑफ 29, और मैरिड थी, और मैरिड कंडीशनल हुई थी। कंडीशनल इसलिए बिकॉज दैट गर्ल हैज नेवर मेंस्ट्रुएट, नेवर, तो पीरियड नहीं है तो डेफिनेटली इश्यूज भी नहीं होंगे। आई मेरे पास किसी और काम के लिए थी, जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ थी टोल्ड मी, डॉक्टर साहब मुझे पीरियड तो आज तक आए ही नहीं है। मुझे वो लगा कि कहीं ना कहीं कुछ सप्रेस्ड प्रॉब्लम है। डिस्कशन स्टार्ट हुए, बात स्टार्ट हुई, क्योंकि उसको जो मेन प्रॉब्लम जिसको लेके मेरे पास आई थी 29 की एज में, दैट वाज सीवियर गाउटी आर्थराइटिस। द यूरिक एसिड लेवल वाज ऑलमोस्ट 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 11 दैट टाइम, वो लेवल भी काफी हाई था उसका। तो केस टेकिंग के दौरान चला कि उसको पीरियड्स भी नहीं होते, बात करते रहे, पास्ट हिस्ट्री ली, फैमिली हिस्ट्री ली, कुछ समझ नहीं आया कहां पर क्या है। देन उसके पेरेंट्स से बात हुई, मैं उसमें और पास्ट में जाने की कोशिश की, वो डिस्कशन करते करते करीब काफी टाइम लगा, दोबारा फिर वो आई, उनकी मदर आई मेरे पास उनके सेकंड विजिट में। तो मदर से एक अजीब सी चीज मिली, वो ये मिली कि शी वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, एंड प्रीवियसली ऑल्सो जो पहली दो थी वो भी बेटियां थी। एज अ प्रोटोकॉल पुरानी ख्यालों वाली, उसकी फैमिली ने अल्ट्रासाउंड कराया, पता लगा कि लड़की जो है, दे प्रेशराइज हर मदर टू अबॉर्ट। उसने नहीं माना, काफी ज्यादा घर में स्ट्रेस हुआ, टेंशन हुई, फाइनली मदर को घर छोड़ के अपने पेरेंट्स के यहां जाना पड़ा, इस बेटी को वहां डिलीवर किया। पर आहिस्ता आहिस्ता 2 4 6 महीने साल में थिंग्स वर नॉर्मल, एंड हर मदर वॉज बैक टू हर इन लॉस। उसके बाद फिर वो बिटिया समझदार, सब कुछ अच्छी पढ़ने वाली, सब कुछ हो गया। जब सोचे इस सारी चीजों को, तो दैट वाज अ सप्रेस्ड इमोशन सिंस हर
fetus life when she was in womb, जो मुझे एहसास हुआ, आप लोग जब जाएंगे तो शायद आपको भी इसमें बहुत सारी चीजें इस तरह की मिल सकती हैं, बट ढूंढेंगे, जानेंगे, देखेंगे तो चीजें मिलती हैं। वहां जो मेरे को लगा कि जब व्हेन शी फाउंड इन हर चाइल्डहुड कि लड़की होना गुनाह है, लड़की होना पाप है, तो आई वुड नेवर बी अ गर्ल, आई वुड नेवर बी अ मदर इवन, देयर बाय हर यूट्रस डिनाइड टू मेंस्ट्रुएट। वहां अगर आप रूब्रिक चेक करेंगे तो आपको मिलेगी आर्सनिक एल्बम। आर्सनिक एल्बम की 3 डोज दी गई, एंड दैट गर्ल, दैट लेडी केम टू मी आफ्टर 5 डेज कि डॉक्टर साहब लाइफ में पहली बार पीरियड्स हुए हैं। आप सोचे 29 की एज में पीरियड्स हुए हैं, जो वॉज रियली अ मिरेकल, जो पुरानी कर्मक थ्योरी के साथ में जोड़ के इस बच्चे को दिया गया था। एंड नाउ शी इज मदर ऑफ किड्स एंड लिविंग वेरी हैप्पीली। तो दोस्तों, पास्ट में जाएं, हमारी मेडिसिन जो होम्योपैथिक रेमेडीज हैं, ये एनर्जेटिक प्लेन पे काम करती हैं, उस प्लेन पर जहां कर्मा और इमोशंस रिसाइड करते हैं। हम जब मेडिकल कॉलेज में लेके जाता हूं फर्स्ट ईयर में, हम सबने पढ़ा होगा मोडस ऑपरेंडी, याद होगा आप लोगों को, मतलब मेडिसिन होम्योपैथी की किस तरह से काम करती हैं। तो यू ऑल गाइज नो कि हमारे पास जो चीजें होती हैं वो 3 होती हैं जिस पर पूरी लाइफ चलती है हमारी, अवर बॉडी, अवर माइंड एंड वाइटल फोर्स, राइट। सो अगर इनमें से कोई भी डिजीज होगा तो डिजीज कंडीशन होगी, और जो होम्योपैथिक रेमेडी बाहर से दी जाती है टोटलिटी पे निकाल के, वो ना बॉडी पे काम करती है ना वो माइंड पे काम करती है। वो कहां काम करती है? वाइटल फोर्स पे। वो वाइटल फोर्स को स्ट्रेंथन करती है, वाइटल फोर्स अपने आप उस डिजीज से फाइट करके उसको बाहर निकाल देती है। अब चूंकि जो वो मेडिसिन है वो कंट्रोल्ड है, डेंटाइज्ड है, वो ऑटोमेटिकली एक समय के बाद बाहर निकल जाती है। तो दिस इज द पावर ऑफ होम्योपैथी, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मोडस ऑपरेंडी के अंदर। इसको शायद हम लोग रूटीन में अपने यहां यूज नहीं करते। तो उस प्लेन पे हमारी पैथी काम करती है जहां पर वो आत्मा की बात आती है, इमोशंस की बात आती है। तो जो हम रेमेडी सेलेक्ट करते हैं टोटलिटी पे, वो चाहे हम मेंटल को इंक्लूड करें, इमोशंस को इंक्लूड करें, फिजिकल को इंक्लूड करें, तो वो क्या काम करेगी? इट विल हेल्प इन अनरिजॉल्विंग द इमोशंस टू सर्फ। जो दबी हुई चीजें हैं वो निकल के आएगी। दे विल क्रिएट इमोशनल कैथारसिस। रोना आता है पेशेंट को, अपनी सप्रेस फीलिंग को बताना आता है। पहली बार दी गई आर्सेनिक, जब वो लौट के आएगा पेशेंट 5 दिन के बाद, तो बहुत सारी चीजें ऐसी बताएगा तो शायद हमने सुनी भी नहीं होंगी, या किसी और ने उसके साथ सुनी नहीं होंगी। अपनी सारी चीजों को बताएगा, और वहां पर आकर फाइनली इनर बैलेंस जो है वो रिस्टोर होता है, जिसको हम बोलते हैं हमारी ज्ञान की भाषा में, या हमारे शास्त्रों के हिसाब से कि सतगुण वो उभर के आता है। तो पेशेंट सिर्फ फिजिकली या स्पिरिचुअली हर तरह से नहीं, वो टोटल और कनेक्ट होके अपने आप को सामाजिक तौर पे, इमोशनल तौर पे, हर तरह से वो ऊपर लेके आते हैं एंड गेट रिलीफ। तो दिस इज द पावर ऑफ होम्योपैथी व्हेन वी वर्क ऑन कार्मिक प्यूरिफिकेशन, व्हेन वी वर्क ऑन इमोशनल प्यूरिफिकेशन। बट उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये बात जो मैं कह रहा हूं वो अपनी तरफ से कह रहा हूं, इतने सारे रेफरेंसेस हैं, आप लोग चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिकॉज if you go and study Benny Shankaran, if you study Julian Materia Medica, right? If you study शंकरन की कार्सिनोसिन पिक्चर देखेंगे रॉबिन मर्फी की, तो वहां आपको शंकरन ने, कैन मेडिका ने एंसेस्ट्रल ग्रीफ की बात की है, सप्रेस्ड कार्मिक थीम की बात की है बेली ने स्टिपिया के अंदर, ईगो डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात मेटेरिया मेडिका शंकरन ने की है सल्फर के बारे में। बेस्ड ऑन कार्मिक साइकिल शंकरन, केंट, स्कॉटन, कैल्कुलेट की बात करते हैं। एक्यूट ग्रीफ में हम सब जानते हैं इग्निशिया काम करती है, और नोजोर तो कार्मिक है ही, कार्सिनोसिन भी है, मेडोरेनम भी है, सिफिलिनम भी है। वी ऑल नो व्हेन वी टॉक ऑफ टोरा, सिफिलिटिक एंड साइकोटिक, तो कहीं ना कहीं जो रिजोर्ट्स हैं वो काम करते हैं, मेडोरेनम काम करती है, सिफिलिनम। बट द थिंग इज दैट कि हाउ वी सेलेक्ट इट। एक बार अगर वो रेमेडी निकल के आ गई तो काम डेफिनेटली होगा। द ओनली थिंग इज टू सर्च दैट पर्टिकुलर कार्मिक प्रॉब्लमेटिक एरियाज, वो सप्रेस ग्रीफ क्या है। और ऐसा नहीं खाली ग्रीफ की बात करें, कई बार ओवर एक्साइटमेंट होता है, ओवर एक्साइटमेंट के अंदर भी वो हार्ट बीट बड़ी, टेकिकार्डिया हो शुरू हो जाती हैं।
उसको भी हमको बैलेंस करना होता है। बट अगेन सेइंग, हैव टू सर्च दैट पर्टिकुलर इमोशनल डिस्ट्रेस, वो इमोशनल पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दैट इज सेकेंडरी। क्योर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि डिजीज कोई पनिशमेंट नहीं है, बट इट्स अ स्पिरिचुअल टीचर। कहते हैं ना, क्राई ऑफ वाइटल फोर्स इज सिम्टम। जो मेरी स्पिरिट, ये जो मेरी वाइटल फोर्स, ये जो मेरी सोल, ये मेरी अंतरात्मा जब बोलती है कि भाई मुझे प्रॉब्लम में हूं, मुझे ठीक करो, वहां से डिजीज निकल के आती है। जबकि हम मानते हैं कोई सजा मिली है पुराने कर्मों की, कर्मों की वजह से हालात क्रिएट हुए हैं, उन पुराने कर्मों की वजह से कुछ सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, जो हमारे इंटरनल ट्रॉमा चल रहा था, उस ट्रॉमा को डोमिनेट करते हुए एक नई चीज निकल के आई है। बट दैट इज बेसिकली हमारे उस आत्मा का जो है वो टीचर है हमारा, हमें वो ढूंढना है उस चीज को। सफरिंग जो होती है उससे सोल्स, द सोल लर्न्स वाइटल लेसन। क्या? आपको पेशेंस मिलनी चाहिए, आपको फॉरगिवनेस मिल होनी चाहिए, आप में लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट्स होना चाहिए, सरेंडर टू डिवाइन विल होना चाहिए। तो होम्योपैथिक हीलिंग जेंटल रिमूवल ऑफ द एनर्जेटिक ब्लॉक्स एंड एक्सेलरेटिंग सोल एवोल्यूशन। मतलब बहुत सिंपल है। मैं अटैचमेंट की बात करता हूं जैसे, तो मुझे एक बात दिमाग में आती है। एक काफी बड़े संत हुए हैं, महात्मा हुए या पंडित हुए, कुछ भी कह लें उनको आप, एंड ही वाज वेरी, उसको जन्म पत्री पढ़ने के मास्टर थे। जन्म पत्री पढ़ के ये बताया करते थे कि आपका वर्तमान क्या है, आपका भविष्य काल क्या होगा, आपका भूतकाल क्या होगा। कैलकुलेशंस करते थे, पिछला जन्म अगला जन्म भी बता दिया करते थे, और सटीक 99% करेक्ट। 82 to 84 उनका बेटा भी उनके साथ ही काम करता था। उनके मन में आया कि यार, दुनिया की पत्रियां देखी है मैंने, अपनी पत्री नहीं देखी आज तक, लेट मी गो एंड सी कि मेरी पत्री में क्या है। ढूंढ ढांड की पत्री निकाली, कैलकुलेशन स्टार्ट करी, और 5 मिनट के बाद ही सर पकड़ लिया, यार मेरी तो लिखा हुआ है कि मौत है आज से 8 दिन के बाद। अब लिखा है तो लिखा है, क्या कर, ठीक है। फिर एक मनुष्य होने के नाते मन में एक इच्छा होती है कि मुझे मोक्ष मिले, मुझे भगवान मिले, स्वर्ग मिले, जो भी मिले मिले। अब मोक्ष देखा, चेक किया कि अगला जन्म क्या है, तो मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखा कैलकुलेशन करके कि मुझे मोक्ष तो मिलना ही नहीं है, मैं तो योनि तो योनि इस तरह भटकूंगा अभी, और अगली योनि तो मेरे सुअर के रूप में है। और सुअर का मतलब यह है कि कोई बहुत पाप होगा तो निकल के आएगा। अब फिर कैसे मोक्ष मिले? तो फिर कैलकुलेट किया कि अगर मेरी सुअर की योनि में आज से 3 साल या 4 साल के बाद आकस्मिक या एक्सीडेंटल मौत हो जाती है, तो आई विल गेट द मोक्ष। अब उसका सोल्यूशन निकाला। अब निकालने के बाद फाइनली ये किया, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, उसके हाथ में एक बंदूक दी और कहा कि बेटा मैं 8 दिन बाद मरने वाला हूं। मरने के बाद जैसा कि मेरे मेरे स्टार्स मुझे बता रहे हैं, मेरा अगला जन्म जो है सुअर की योनि में होगा, और मेरी विद्या कहती है कि सुअर की योनि में फला गांव में मेरा जन्म होगा। तो तुम्हें एक काम करना है कि आज से 3 साल के बाद इस तिथि को उस गांव में जाना है, मैं वहां उस फलाने बरगद के पेड़ के नीचे मिल जाऊंगा, ये मेरा रूप होगा, जाके मुझे वहां पर गोली मार देना और मुझे मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हें इसका पाप नहीं मिलेगा। तो पुत्र का कर्म का एक बहुत बड़ा होता है कि अपने पितरों को, अपने पिता को मोक्ष दिलवाना। ठीक है, अब समय की चक्र बदला, उनकी डेथ हुई। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बेटे को जो लिखा हुआ था वो गया, उस गांव में गया, गांव में जाके उस पर्टिकुलर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जहां वो उसको अपने पिता के रूप में सुअर मिल गया। देख के उन्होंने उसके ऊपर बंदूक तान दी। अब बंदूक जब तानी तो वो सुअर के रूप में जो उसके पिता थे, उनकी निगाह उनसे मिली। सुअर को स्मरण हो गया कि भाई ये तो मुझे मारने आए हैं। तुरंत उसने हाथ जोड़ के भगवान से विनती की कि प्रभु, मैंने जितने पूर्व जन्म में खराब काम किए हैं या अवगुण मेरे में रहे हैं, और जो मैंने अच्छे कर्म किए हैं, वो सारे कर्मों का फल मुझसे ले ले, और आज इस सूअर की योनि में मुझे बोलने का मौका दे दे। भगवान को कैसे अच्छी डील क्या मिलेगी? तथास्तु। अब ये सुनते ही वो बोला, बेटा रुक जा। अब बेटा रुक गया कि सूअर के मुख से अपने पिता की वाणी सुन रहा है। गया, चरण स्पर्श किए, बैठा उनके पास, जी पिताजी बताइए। मत मार मुझे। एक बार आपने कहा था आपको मोक्ष चाहिए, तो बेटा मेरा मनुष्य योनि में था ना, उस समय मेरे मन की इच्छाएं थी, मेरा प्रेम था कि मुझे मोक्ष मिले। पर आज यहां मैं अपनी पत्नी और 14 बच्चों के साथ इस कीचड़ में बहुत खुश हूं। दिस इज द वे हाउ वी लर्न द थिंग्स, कि मैंने जो अपना अटैचमेंट था वो छोड़ दिया। तो वो अटैचमेंट उस पंडित जी ने तो अपने जन्म में छोड़ा। अगर मैं आज छोड़ता हूं, आज मैं रिलैक्स होता हूं,
और मैं उस भगवान के शरण में जाकर रिलैक्स हो जाता हूँ कि जो दे रहा है ठीक है, नहीं दे रहा है तो ठीक है, मैं अपना प्रयास करूंगा। और गीता के श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की तरह सिर्फ और सिर्फ कर्म करूंगा। यही काम मेरी प्रति करती है, बिकॉज वो वाइटल फोर्स पे काम कर रही है। इसलिए कहा जाता है कि होम्योपैथिक हीलिंग इज बाय जेंटल रिमूवल ऑफ द एनर्जेटिक ब्लॉक्स एंड एक्सेलरेटिंग द सोल एवोल्यूशन। इसीलिए जो क्योर है वो सिर्फ सिम्टम्स को खत्म करना नहीं है, बट अंदर से अंतरात्मा को जागृत करना है, हमें हेल्दी करना है। आप देखेंगे, अगर मैं कंपेयर करूं किसी एलोपैथिक मेडिसिन से, वो जो वैक्सीनेशन लगती हैं वो क्या है? इट इज नथिंग बट प्योर होम्योपैथी, जहां एटेन्यूएटेड वायरस गवर्नमेंट रिसेसिव फॉर्म में इंजेक्ट की जाती है, बॉडी उसके अगेंस्ट में पूरी अपनी सो कॉल्ड एनर्जी डेवलप करती है, राइट? तो हम तो कर ही वो रहे हैं, जिंदगी भर कर रहे हैं और यही करते रहेंगे। तो हमें उस चीज को डेवलप करना है और अपनी बातों को खत्म करना है, पेशेंट से बात करके भी और उस मेडिसिन के सिलेक्शन से भी, एंड डेफिनेटली यू विल कम टू क्योर। तो इसको मुझे इंटीग्रेट करना है डेली प्रैक्टिस के अंदर। जब हम केस टेकिंग ले रहे हैं तो एक्सप्लोर द इमोशनल लैंडस्केप एंड की लाइफ इवेंट्स विद कंपैशन एंड केयर। कंपैशन एंड केयर वर्ड को ध्यान रखिएगा। हम लोग को कहा जाता था कि वी शुड बी कीन ऑब्जर्वर, वी शुड बी साइलेंट लिसनर। पहले पेशेंट की बात सुनो, उसके जितने भी पुराने पैटर्न्स हैं, चाहे दुख के हों, बिट्रेल के हों, फियर के हों, गिल्ट के हों, सुनो, निकालो। मैच वो रेमेडी करो, सिर्फ फिजिकल सिम्टम को ना कवर कर रही हो, बट ऑल्सो द इनर स्टोरी, जो उसके अंदर की कहानी है। और बॉस, एक बात मैं कहूंगा अपने 26 साल की प्रैक्टिस में होम्योपैथी के साथ में, मैं आज कॉस्मेटोलॉजी पढ़ाता हूं, मैं आज कॉस्मेटोलॉजी की क्लासेस लेता हूं, पेशेंट करता हूं, बट उसको सिर्फ कॉस्मेटोलॉजी से नहीं करता हूं, साथ में क्लब करता हूं मैं होम्योपैथी। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनके फेस पे इतने एक्ने, इतनी गांठें, वो सब लेने के बाद सिर्फ ये नहीं करना कि मुझे उनकी मैथोलॉजी करनी है या उनका लेवल ट्रीटमेंट करना है, उनकी इंटरनल ट्रीटमेंट भी करना है। अगर दोनों चीजें क्लब होती हैं तो रिजल्ट मिलते हैं। और कहीं ना कहीं कोई सप्रेस ग्रीफ होता है उन बच्चों में, चाहे वो बचपन का हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, या सिबलिंग प्रेशर हो, कोई दोस्त प्रेशर हो, पीयर प्रेशर हो, इसके बाद वो दाने निकलते हैं, गांठें निकलती हैं, पस पड़ता है। तो बेसिकली हमें अपने पेशेंट्स को एंकरेज करना है कि वो अपने इमोशंस को रिलीज करें एज अ पार्ट ऑफ हीलिंग। और ये तभी पॉसिबल है जब उसको हम शांति से रिलैक्स होके प्रॉपरली सुनने का प्रयास करेंगे, उनको प्लीज करें, उनको इंस्पायर करें कि दे शुड कम टू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एज वेल। पूजा नहीं करते आजकल बच्चे, कोई बात नहीं, कोई समय नहीं है, पर एटलीस्ट फॉरगिवनेस सीखें, ग्रेटिट्यूड सीखें, और साथ में रेमेडी तो हमें चलानी चलानी है। तो ये सारी चीजें जब मिक्स होती हैं, हम जब उस और में आते हैं कि हमें रिलैक्सली बच्चों के साथ, जो भी कोई पेशेंट आ रहा है उनसे बात करनी है, डिस्कशन करनी है, उनका ग्रीफ निकालना है, तो जब वो सब चीजें मिक्स होती है ना, तो रिजल्ट मिलते हैं। मैं भी एक आगे केस डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, यू विल लव टू डू। अब जैसे कार्मिक की बात कर रहे हैं, आप कहेंगे आपके, मुझे जैसे मुझसे पूछा एक बार एक लेक्चर में, तो बस हमें क्या पता कि कार्मिक का मतलब क्या है, क्या स्टोरी है, क्या नहीं है। तो मैंने जब उसको कवर अप किया, जब मैंने देखा डिफरेंट डिफरेंट केसेस में किया, तो मुझे मिला। अक्सर लोग पूछते हैं मैं क्यों, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। इट मीन पॉसिबल कार्मिक क्या है कि वो विक्टिम रहा है पास्ट में, या कोई उसके साथ इंजस्टिस हुआ है पास्ट में, जहां ये स्टेटमेंट मिले वाई मी, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हुआ है। आपको कई बार मिलता होगा, छोड़ सुनने को मिलता होगा, तो केस आया, जैसे भी कुछ दिन पहले केस आया था बच्चे का, डिवोर्स केस चल रहा है, 32-34 साल की उम्र है, डिवोर्स के चलते में 3 साल हो गए पर लटके पड़े हैं। तो उससे बात ये नहीं, मैं छोड़ नहीं सकता आसानी से उसको, मैं छोड़ूंगा नहीं। और मुझे मैं छोड़ूंगा, वो इसमें नहीं, प्रेम था वो, इसलिए कि वो इतनी परेशान हुई थी उसके साथ में, बस इतना कंट्रोल था उसका कि मैं छोड़ूंगा नहीं है। तो वहां दिखेगा कि या तो विक्टिम है या अटैचमेंट है, और ये दोनों चीजें आपको उस बंदे के शब्दों से मिलती है। आई हैव बीन बिट्रेड सो मेनी टाइम, मुझे बहुत धोखे मिले हैं, इश्यूज बहुत मिलेंगे, आप ढूंढेंगे, ट्रस्ट इश्यूज मिलते हैं। नो वन लिसन्स टू मी, ये तो बहुत कॉमन स्टेटमेंट है आजकल। माफ करना, हमारे घर की सारी माताएं बहनें, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, फूफा नहीं करके, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। वहां सप्रेशन है, अनएक्नॉलेज सेल्फ है, सारे काम कर रहे हैं पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। आई मस्ट कीप एवरीवन हैप्पी, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत लोगों को मिलता है। मतलब सबको खुश रखना है। मेरे पास एक स्टूडेंट आती है मेरी, अभी रिसेंटली कॉस्मेटोलॉजी कोर्स की मार्च अप्रैल में, उनकी एक ही थी, नहीं मुझे सबको खुश रखना है, चाहे वो मेरी मदर इन लॉ हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरे फादर हो, सबको खुश रखना है। अरे भैया, सबको खुश रखना है, तुम्हारी खुशी को कौन ध्यान रखेगा?
तो प्लीजिंग करना है और सेल्फ निग्लेक्टिंग, क्योंकि उन्होंने किसी को खुश नहीं रखा। हर व्यक्ति ने अपनी जो समस्याएं बताई, अपनी प्रॉब्लम बताई, अपनी डिजायर बताई, अपनी डिमांड बताई, उसका ख्याल नहीं रखा। तो वो सबको खुश रखना चाहता है बंदा। तो इन लोगों को हमें देखना पड़ेगा, और ये रूब्रिक आप भूलेंगे, सेल्फ निग्लेक्टिंग, अनएक्नॉलेज्ड सेल्फ, बिट्रेड, अटैचमेंट, इनजस्टिस, ये मिलते हैं और इसके बेस पे ट्रीटमेंट होता है। बिलीव यू मी गाइस, होता है। आई फील लाइक आई एम बीइंग रॉन्ग समवेयर, ये मिल जाएगा आपको। ये नॉर्मली मिलता है जो बच्चे एम्प्लॉयज में आते हैं, जो ये कॉर्पोरेट में आते हैं। मुझे लगता है मैं अपनी गलत जगह पे आ गया हूं। क्यों लग रहा है भाई? कोई पुराना गिल्ट है, तो पास्ट लाइफ की सफरिंग है। तो इन सब चीजों को मुझे ये देखना है कि पेशेंट आके बोल क्या रहा है, और उसके बोलने की वजह से जो लिंक निकल के आएगी मेरे रूब्रिक्स की। और बिलीव यू मी गाइस, मैं आज ऑलमोस्ट 50+ की एज मेरी हो रही है। 1 घंटा मैं मेंटल रूब्रिक्स पढ़ने में लगाता हूं। हर बार एक रूब्रिक निकल के आता है जिसे पहले भी पढ़ा होता है, कुछ और मतलब निकलता है उसका। और मतलब वही होता है जो उसका रियल हिंदी मीनिंग होता है। शाब्दिक अर्थ तो हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, बट जो रियल मीनिंग है, जो लिखा है, वही मिलेगा आपको। अब कैसे कर्मा कैसे रिजॉल्व होता है, अब ये देखें। अब आप, होम्योपैथी कैसे करती है कर्मा को? नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल लेयर को एड्रेस करती है। हर पर्सन की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है, ये आप सबको पता है, जो उसके कोर पैटर्न से लिंक करती है। अब ये कार्मिक थीम लाइक रिप्रेशन है स्टेपिस में, सेल्फ वर्थ लाइकोपोडियम में, सेक्रीफाइस कास्टिकम में। अगर पेशेंट आपको मिल रहा है, जैसे खासकर हमारी फीमेल्स आती है पेशेंट, हमेशा सेक्रीफाइस, रात में खाना बना के रख दिया, बच्चों ने रोटी एक्स्ट्रा खा ली तो खुद भूखी सो गई। ये किसने सिखाया नहीं है। वो चाहती तो उस समय तुरंत 2 बनाती, पर कोई नहीं, करने दो। सेक्रीफाइसिंग नेचर। तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे काम करते हैं, वाइटल फोर्स। अब जानते हैं, अब रेमेडी वर्क्स ओनली इन वाइटल फोर्स। किसी माइंड पे काम नहीं कर रही, किसी बॉडी पे काम नहीं कर रही। सो रेमेडीज एक्ट एट द लेवल ऑफ वाइटल फोर्स, allowing unconscious blocks, traumas and karmic imprints to come on the surface and release. एक बार वो दबाव खत्म हो गया ना, तो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, हर हालत में होगी। बट उस कार्मिक इंप्रिंट्स को आपको बाहर निकालना है, और ये कब पॉसिबल है? थ्रू अवेयरनेस प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। आफ्टर अ वेल मेड रेमेडी, द पेशेंट में एक्सपीरियंस इंसाइट्स, ड्रीम्स और इमोशनल क्लैरिटी एज वेल, इंडिकेटिंग कि हाँ, आप कार्मिक पैटर्न रिलीज हो गए। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब हम कोई इंडिकेटेड रेमेडी देते हैं, या कई बार हम करते हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आता, तो हम उसको इनर सेल्फ को क्लींस करने के लिए नक्स भूमिका या ट्यूब क्रियम कुछ ऐसी रेमेडी देते हैं। और जब बंदा उसके बाद दोबारा आता है फॉलोअप के लिए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी दबी हुई निकालता है जो फर्स्ट टाइम में नहीं बता पाया। और वही क्लियरिटी मिल गई है हमारे को कि वी आर एबल टू रिलीज द कार्मिक पैटर्न ऑफ द पेशेंट। और इस कर्मा को निकालने के लिए सबसे पहले सुनना बहुत जरूरी है। अब जैसे ये केस मैंने डाला है, ये थोड़ा सा मैंने इसको कार्मिक और साथ में मेंटल सब चीजों को इंक्लूड करके लेने की कोशिश करी। ये पेशेंट बेसिकली आया था मेरे पास बायलेटरल फुट ड्रॉप का, दोनों पैर जो है इसके फुल ड्रॉप में आ गए थे। तो जनरल्स में आप सिम्टम नंबर 4 देख रहे हैं, पैरालिसिस एजिटेंस देख रहे हैं। जब डिस्कशन किया तो ये सारे सिम्टम मिले, फाइनली द रेमेडी कम्स आर आर्सेनिक, सीपिया, पल्स एंड सल्फर। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमने किया उस पेशेंट के साथ में डिस्कशन के बाद। सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि जो उसको फियर था, बहुत ज्यादा था, फियर ऑफ जॉब टू लूज इज लिक्विडेटिव। पॉइंट नंबर 11, जॉब छोड़ने का बहुत टाइम, निकल जाने का बहुत टाइम, जॉब में था बंदा, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल साउंड भी नहीं था। पॉस्टिडियस बहुत ज्यादा, बीवी कहती थी लड़ते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं कि ये सफाई नहीं है, वो सफाई नहीं है, ये कर वो कर। तो अब ख्याल ये था भाई पॉस्टिडियस है तो उसको आर्सेनिक दे दें हम। आर्सेनिक फर्स्ट ग्रेड रेमेडी भी आ रही है सिम्टम के साथ, बट आई प्रिस्क्राइब हिम सीपिया एंड नॉट आर्सेनिक, जबकि सीपिया के मार्क्स भी कम आ रहे थे। क्यों? फॉस्टिडियस तो था, फॉस्टिडियसनेस को मेंटेन करने के लिए खुद नहीं करना, और से करवाओ। यहां डिफरेंस मिला मुझे आर्सेनिक और सीपिया को पढ़ने के बाद। सीपिया भी फॉस्टिडियस है, आर्सेनिक भी फॉस्टिडियस है, बट आर्सेनिक वाला उस फॉस्टिडियसनेस को मेंटेन करने के लिए खुद भी मेहनत करता है, जबकि सीपिया वाला वो मेहनत नहीं करता। वहां सीपिया भी आई थिंक 2-3 महीने में उसका जो फुट ड्रॉप की कंडीशन थी, दैट वाज टोटली क्योर्ड। वो पेशेंट आज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप लोग कभी चाहेंगे, डॉक्टर नेहा कहेंगी, मैं उनकी रिपोर्ट्स पुरानी सब कुछ मेरे पास है, आई कैन शेयर दैट एज वेल।
तो फाइनली मैं ये बोलता हूं कि हम होम्योपैथ वी आर ब्लेस्ड टू टच द सोल ऑफ सफरिंग ह्यूमैनिटी. वी आर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रिस्टोरिंग नॉट जस्ट हेल्थ बट हार्मनी, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. अब कहीं बैंड बज रहा है, एक तरफ गिटार बज रहा है, एक तरफ हारमोनियम बज रहा है, एक तरफ तबला बज रहा है, ड्रम बज रहे हैं, सब अपना डपली अपना राग, वो कानों में शोर मचेगा. दिस इज डिजीज. और वो सब सिंक्रोनाइज बजाएंगे, हारमोनी में बजाएंगे, इट बिकम्स म्यूजिक. वही मेरा जिसम है. अगर मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरा वाइटल फोर्स तीनों हारमोनी में काम कर रहे हैं तो वो हेल्थ है. और उस हेल्थ को सिर्फ और सिर्फ वी होम्योपैथ कैन डू. तो वेयर साइंस एंड्स द हीलिंग बिगिंस. एंड वेयर द हीलिंग सोल शाइन. आत्मा मेरी अच्छी है, सब कुछ ठीक होगा. दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड दोस्तों. साइनिंग ऑफ. हैंडिंग द स्टेज टू डॉक्टर नेहा जी. ओके डॉक्टर अमित, वंडरफुल सेशन सर। आपने बहुत अच्छा इंटीग्रेशन बताया कर्मा, सोल और इमोशंस का उसके साथ में, होम्योपैथी के साथ में। ऑब्वियसली डॉक्टर हैनेमैन ने जो ये लेगेसी छोड़ी है, जहाँ पे हम मेंटल सिम्टम्स, इमोशनल लेवल, वाइटल फोर्स को इंटीग्रेट करते हैं अपनी डिजीज डायग्नोसिस में और डिजीज ट्रीटमेंट में, उसके क्योरेटिव पावर्स में। ये तो एक बहुत बड़ी देन है, और ये नो समझना डाउट. इस चीज को, और धीरे धीरे दुनिया भी इस चीज को समझ रही है। हम्म. एलोपैथिक सिस्टम, जो मॉडर्न सिस्टम है, वो भी हम्म. धीरे धीरे इस चीज की इंटीग्रेशन को समझ रहा है कि क्यों हमारा इमोशनल प्लेन, हमारा सोल, हमारा पास्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है हर केस में, हर बीमारी में, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो ऑटोइम्यून डिजीज हो, जो अनक्यूरेबल डिजीजेस हम जो सो कॉल्ड बोलते हैं जिनको, हम्म. इवन मैं कहूंगी जेनेटिक डिजीजेस में भी होम्योपैथी एक रोल प्ले कर सकती है यस. ओवर द टाइम, क्योंकि धीरे धीरे हमारी मेडिसिन देर से, चाहे थोड़ा देर से करे, पर दुरुस्त जरूर होती बिल्कुल. है ना। आप हाँ जी। आपने जेनेटिक की बात करी. एक केस मेरे पास मुरादाबाद से आया था. द कपल केम टू मी. दे हैव प्रेगनेंसी 3 times and every time the child was without spine. ओके And normally in second trimester, late trimester, they have to abort. क्योंकि वह ओके स्पाइन ओके। का फॉर्मेशन ही नहीं होता था. हाँ जी। मैंने स्टार्ट डिस्कसिंग, निकला तो काफी सीवियर सिफिलिटिक मियाज्म, बहुत सारे पुराने और डिफिकल्टीज, ब्ला ब्ला 50 चीजें निकली. बट हम्म। मेडिसिन निकल के आई थी प्लेटिना. ओके। और जब प्लेटिना दी, मतलब थैंक्स टू गॉड, उस लेडी के प्रॉपर बेटा हुआ, बिल्कुल फिट स्वस्थ. और अब अच्छे हैं, परफेक्ट. तो ब्लेस्ड टू हैव एन होम्योपैथिक प्रैक्टिस. इन सब हम्म। चीज मिक्स करके और रिजल्ट मिलते हैं. तो वही मैंने कहा कि जेनेटिक हो चाहे कोई भी हो, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये तो जरूरी है, और हम हर केस में उसी चीज का रिजल्ट देखते हैं। जब हम इसको पूरा होल्डली लेते हैं तभी वो केस ट्रीट होता है, नहीं तो अदरवाइज वो केस लिंगर ऑन होता रहता है, कंप्लेंट्स वापस आती रहती हैं। क्योर तभी होता है जब हम इसकी इंटीग्रेशन को समझते हैं, उसको केस उस तरह से लेते हैं। राइट. हाँ जी। मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, आपका सर कॉस्मेटोलॉजी और एस्थेटिक्स में आपका वो है, तो आप उसमें आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं होम्योपैथी के साथ, उसके ऊपर थोड़ा सा आप बताएंगे यहाँ पे। श्योर मैम, श्योर श्योर हाँ श्योर. जी। अब जस्ट टू गिव अ स्मॉल एग्जांपल, जैसे मैंने भी आपको बताया था, वो एक्ने का केस आया था. राइट. हम्म तो एक्ने तो कहीं ना कहीं हम होम्योपैथी से कंट्रोल कर लेते हैं. हम्म प्रॉब्लम स्कार्स. हम्म। स्कार्स मेडिसिनली नहीं जाते. राइट. ओके। अब फीमेल ने डिलीवरी के बाद वो लीनिया एल्बिकेंस जो फेस पे पूरे पेट पे पड़ जाते हैं निशान, वो किसी हम्म। मेडिसिन से नहीं जाते. बिल्कुल बिल्कुल। देयर कम्स द रोल ऑफ कॉस्मेटोलॉजी. ओके। मेलाज्मा का केस आता है. राइट. हम्म मेलाज्मा एलोपैथिक में ठीक नहीं होता, वो मल्टीपल स्टेरॉइड दे, ये दे, देते रहते हैं. तो हम्म। वहां जब हमारे पास आते हैं, हम उसकी पास्ट हिस्ट्री निकालते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं होम्योपैथी की, साथ में लेजर ट्रीटमेंट करते हैं कॉस्मेटोलॉजी का. ओके ओके। एंड वी गेट द वंडरफुल रिजल्ट. मतलब अगर आप लोग कहेंगे तो शायद मैं एक आध आपको दिखा भी सकता हूँ स्क्रीन पे कि. बिल्कुल सर, दिखा दीजिए, क्योंकि अभी सर हमारे पास 15 मिनट शेष हैं, तो वी हैव एम्पल बिल्कुल. अमाउंट ऑफ टाइम। लेट मी आप लेट मी प्लीज। सी इफ आई बी एबल टू ओपन इट. हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। कैन यू सी दिस लेडी? क्या आप लोग इस लेडी को देख पा रहे हैं? हेलो. हाँ जी हाँ कैन यू जी। सी दिस लेडी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी एज 58 है.
चेहरे पे ये सारी लाइंस, किडनी प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, स्ट्रेस, 50 चीजें थी। इनका हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया जो प्रॉब्लम लेके आई थी। साथ में कॉस्मेटोलॉजी के अंदर कुछ हमने कॉकटेल थेरेपीज की थी। इनका कार्बन लेजर किया था हमने, इनका हेयर एडिशन भी किया था, इनका माइक्रो नीडलिंग भी किया था। एंड आफ्टर 4 मंथ्स सी द फेस ऑफ लेडी नाउ। ओके। अगेन कमिंग बैक, यहां से यहां, हम्म। अगर मैं सिंगल स्क्रीन में लाऊंगा तो देखें, ऊपर नीचे का अंतर देखें। ओके ओके। सो इस तरह की चीजें मिलती हैं। और कभी है जब हम चीजों का, अभी मैं आपको एक मिलाजमा केस दिखाता हूं। लेट मी सी इफ आई हैव द फोटोग्राफ। सी दिस वन। हम्म। तो दीज आर द रिजल्ट्स व्हिच वी गेट बाय क्लबिंग बोथ द पैथीज। यस यस। तो जो एमडी स्किन डर्मा वाले कॉस्मेटोलॉजी कर रहे हैं ना, वो प्रोसीजर बेस है। वहां रिजल्ट टेम्पररी शायद दिखता हो, बट जब मैं उसे बट जब मैं उसे कॉस्मेटोलॉजी से क्लब करता हूं। हेलो। बिल्कुल सर। हेलो। हाँ, जब मैं उसे कॉस्मेटोलॉजी से क्लब करता हूं हाँ तो जी। चीजें बिल्कुल डिफरेंट निकल के आती हैं। मैं बिल्कुल डिफरेंट निकल के आती हैं। बिल्कुल सर, अगर होम्योपैथी उसका बेस फॉर्म करती है वहां पे तो राइट। रिकरेंस नहीं होती है, और अंदर से भी हीलिंग होती है। सिर्फ राइट। एक्सटर्नल आप जो ये प्रोसीजर्स कर रहे हैं उसके अलावा इंटरनल भी मेडिसिन दे रहे हैं, तो अंदर से भी क्लेंजिंग होगी एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो हमेशा बोलते ही एक ही बात हूं कि आई डोंट कॉल इट होम्योपैथी और कॉस्मेटोलॉजी। जो मैंने इसको नाम दिया, वो नाम दिया है डॉक्टर नेहा होम्योस्थेटिका। ओके। तो मैं टीच होम्योस्थेटिका कि किस तरह से देखिए, जितना अच्छा रोल स्किन का हमारी पैथी में है, उतना कहीं नहीं है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। वी लीड इन स्किन, वी लीड इन यस डर्मा फॉर दिस। यस। तो मैं जो हाँ, पढ़ाऊंगा बच्चों को, टोटली यूज टू टीच देम होम्योस्थेटिका। आजकल एक बहुत चीज ज्यादा इंटरनेट पे और वैसे भी सोशल पे न्यूज़पेपर्स में वायरल हो रही है कि सोरियासिस को गट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ से जोड़ा जा रहा है। और ये चीज हम तो कब से कह रहे हैं कि ब्रेन से होता है, और कब से होता है, और अब ये चीज इतनी ज्यादा वो हो गई है कि गट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सोरियासिस, ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सोरियासिस, जो एलोपैथिक्स इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करते थे, पर अब धीरे धीरे उस पार्ट पे भी आ रहे हैं, क्योंकि सोरियासिस का ट्रीटमेंट नहीं होता है एलोपैथी में। हाँ और नहीं। बिल्कुल, और होम्योपैथ्स के पास इसलिए रिजल्ट आते हैं। हम्म। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म खानी पड़ती है मेडिसिन, लेकिन क्योंकि हम ओवरऑल उसको लेके चलते हैं, गट भी ब्रेन भी, तो वी ऑलवेज टॉक ऑफ होलिस्टिक अप्रोच, यस यस। है ना। सो सर, आप और कुछ केसेस दिखा सकते हैं? लेट अभी मी। एक्चुअली हमारे पास टाइम है, इसलिए नहीं हम। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। मेरी स्क्रीन यस। को देख पा रहे हैं ना भी आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, ये केस हमने किया था टोटली पैथी से ठीक। अ केस ऑफ विटिलिगो। ओके सर। The above photographs of before treatment and the lower one were the after treatment. ओके। And this was purely because of homeopathy and just in 3 months. और एक सिम्टम पे ट्रीट किया था, दिस चाइल्ड ऑफ 12 years। ओके इसको पॉटी जाने के बाद गंदी वाली भूख लगती थी। ओके। एवरी टाइम ही गोज टू स्टूल, ही सर, डिजायर टू आपका ईट। स्क्रीन अभी विजिबल नहीं है। एक सेकंड मैम, शायद हो सकता है कि हाँ वो, जी। या ओके। विजिबल। यस यस। हाँ, देखिए इसको, ऊपर की स्किन बिफोर ट्रीटमेंट, नीचे की आफ्टर ट्रीटमेंट। अभी चल रहा है ट्रीटमेंट में। ओके। बट इस पेशेंट में 12 साल का बच्चा है। सिर्फ एक सिम्टम के बेस पर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ कि ही फील्स हंग्री व्हाइल ही इज पासिंग द स्टूल। सी दिस वन। ये डिफरेंस मिलेगा आपको। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं और कुछ केस देखता हूं मिलता ओवरऑल है। स्किन का टेक्सचर ही चेंज हो गया। बिल्कुल चेंज होता है, हाँ बिल्कुल जी। चेंज होता है। स्ट्रेस रिमूव होता है कुछ काउंसलिंग से।
इनर प्रॉब्लम रिलीव होती है हमारी मेडिसिन से। एंड फाइनली ये देखिए स्ट्रॉबेरी लेग्स, ये देखिए। बिल्कुल। अब स्ट्रॉबेरी लेग्स में सिर्फ पैथी क्या कर पाएगी, राइट? सी दिस केस, हम्म। ये देखिए, यहां हम इसको जो है मेडिसिन दी थी और साथ में इनका जीएफसी किया था कॉस्मेटोलॉजी के साथ में। और आई थिंक 4 और 5 मंथ्स में इनके प्रॉपर बाल आ गए हैं। अब ट्रीटमेंट करना ही नहीं इनका। हम्म। सी दिस गर्ल, हाँ जी। ये मैं सब आपको लाइव केसेस दिखा रहा हूं जो हमारे यहां हुए हैं। हाँ जी सर। एक बहुत प्यारा केस था मिलाजमा का। या फेयर इट इज, देखिए कितना चेंज किया हमने इनको। And this is the wonderful results we get with clubbing of both the pathies. That's why I don't call it cosmetology or homeopathy. I call it homeoaesthetica. See this case. कितना खराब इसके ब्लैक हेड्स हैं, कितनी खराब इसकी स्किन है और क्या चेंजेस आए हैं इसके अंदर। और ये बहुत लंबा टाइम नहीं लगता, 2 महीने 3 महीने। अब मुझे बताएं, अगर केसेस आते हैं स्किन टैन के तो आप क्या करोगे? होम्योपैथी स्किन टैन, राइट? Anyways, can I take some questions if Yes, sir. anybody want to ask? यस यस सर, सर आपके लिए अप्रिसिएशन भी आई है, डॉक्टर तमन्ना, डॉक्टर हेलोविन फ्रॉम अरे यस इंटरनेशनल ज्वाइनी, वेरी हाँ गुड हाँ। प्रेजेंटेशन एंड देयर इज अ क्वेश्चन सर, आपने कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लाइक लिचन विद कॉस्मेटोलॉजी ट्रीट किया है? डॉक्टर रिचा पवार पूछ रहे हैं यहाँ पे। लाइकन, देखिए नहीं लाइकन का ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूं, बट फ्रेंकली स्पीकिंग रिजल्ट्स आए उससे पहले या तो पेशेंट छोड़ जाता है या हमारी पेशेंट जवाब दे जाती है। क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, लाइकन प्लेनस है या स्किन पे है। अलका पेशेंट आई थी, 4 महीने या 5 महीने ट्रीटमेंट चला। केस रिकॉर्ड मेरे पास रखा हुआ है। डॉक्टर रिचा कहेंगे तो मैं उनको पूरा केस रिकॉर्ड भेज दूंगा, आपको भेज दूंगा, आप उनको शेयर कर दीजिएगा। वहां रिजल्ट मिले, बट पेशेंट लेवल में पेशेंट का लूज होता है। उसको लगता है ना, वो जो मैंने देखा हमारी पैथी के साथ ना अपने एक्सपीरियंस में, हमसे बात कर रहा है बीइंग इनटू होम्योपैथ, आप भी समझती है मैं भी समझती हूँ, लेकिन जो वो साथ के यार दोस्त और परिवार वाले होते हैं ना, वो जो जितने में उतनी बातें हैं उतनी सलाहें, उससे मिल ले उससे बात कर ले, कहाँ दिमाग खराब कर रहा है, वो सारा केस को रिवीन कर देते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर ऋचा से एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर लाइकन किसी को है ट्रीट करना है तो इट शुड बी टोटली एंड टोटली ऑन वन सिंगल रेमेडी बेस। मुझे टोटलिटी निकालनी पड़ेगी, चाहे वो बड़ा बच्चा हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो छोटा कुछ भी हो। लेकिन प्रॉपर कॉस्मेटोलॉजी के साथ में लाइकन भी ठीक नहीं होता, बिकॉज ऊपरी त्वचा का तो हम कवर कर लेंगे, इंटरनल प्रॉब्लम लाइकन पर निकल के आएगा। तो एग्जैक्टली लाइकन का केस मैंने कॉस्मेट के साथ नहीं ट्रीट किया है। और कोई किसी का क्वेश्चन हो तो वो यहाँ पूछ सकते हैं। डॉक्टर राम प्रसाद शाह सर जी कुछ कहना चाहते हैं सर? थैंक यू डॉक्टर नेहा कक्कर, कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर अमित जी, थैंक यू सर। वेरी नाइस एक्सलेंट सेशन। और आपने जो क्लिनिकल और एविडेंस बेस्ड जो आपने दिए सर बहुत अच्छा लगा। वेटिलिगो का केस है, ये स्किन डिजीज का है, सर बहुत बढ़िया है। और मेन कॉज ऑफ डिजीज राइट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथिक साइंस, बिल्कुल सोरा साइकोटिक एंसिपिलिटी राइट, है ना, अफ्रोजिम 17 8 या 17 है ना। राइट, और फर्स्ट में ही लिखा है जो है इनडिस्पोजिशन, एक्यूट डिजीज, मेंटेनेंस कॉज ऑफ डिजीज है ना, राइट, लाइफ स्टाइल। एंड सेकेंड में लिखा है क्रोनिक बीमारी में सोरा साइकोटिक एंसिपिलिटी है ना। तो राइट, अब जो है जो भी बीमारी है होम्योपैथिक इसीलिए आया ही है
एक शब्द ओनली होम्योपैथिक में है, नो सप्रेशन। नो सप्रेशन। होम्योपैथिक में एक शब्द है, नो सप्रेशन। और बीमारी के कारण होम्योपैथिक बताया इनविजिबल, राइट जिसको देखा नहीं जा सकता, इमोशनल, ग्रीफ, एंगर, है राइट ना। तो सप्रेशन, तो यह जो बीमारी का कारण बताया है और उसका रिजल्ट, परिणाम बताया है विजिबल। विजिबल, राइट 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 तो राइट। जो भी, चाहे वेटिलिगो हो, चाहे पेट की खराबी हो, चाहे गट का खराबी हो, गट, गट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेट साफ, यस बीमारी माफ। राइट सेकंड ब्रेन, लीवर को सेकंड ब्रेन कहा जाता राइट है। इसीलिए राइट मेन कॉज ऑफ डिजीज इनविजिबल है। आपने इमोशनल का डील किए, और बहुत अच्छा लगा। और एक पुराने जमाना में एक था जो आप बता रहे हैं, आप जिस चीज से चिकित्सा करते हैं, हाँ हाँ गला, गला में हाँ हाँ तांबा के पैसा और चांदी बच्चों को पहनाता था। क्यों पहनाता राइट। था? तो और पेट पे, हाँ, पेट पे बनाते थे तामा, टाई तगड़ी। तामा के पैसा छाती पर लटके रहेगा तो हुपिंग कफ से प्रिवेंशन होगा। राइट और राइट राइट चांदी, चांदी जो लटका रहेगा तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पर जो है असर करेगा और हार्ट का मजबूत होगा ना। राइट तो यह जो है बच्चों में दिया जाता था, जैसे जमाइन बांध के, अच्छी जबान के, हमारा किचन में समूचा और दिए हैं, है ना। तो अब वह टच के माध्यम से, टच के माध्यम से वह डायनेमिक मेडिसिन बन जाता था। राइट स्किन से टच होते होते और जो है हमारा जो है नर्वस सिस्टम तक चला जाता था। राइट तो राइट यह राइट। पुराने जमाने का कॉस्मोलॉजी का जो बात कर रहे थे, तो जी यह जी जी। हम देखें कुप्रम मेटालिकम के में तो लिखा हुआ है, साफ किताब में राइट लिखा हुआ है कि राइट। बच्चों को, हाँ। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सर, थैंक बधाई, यू बधाई। आपने बहुत अच्छा वेबिनार दिए, एक्सीलेंट सर। सेशन, कोशिश कोशिश वेरी की वेरी सर। थैंक्स। ऐसे तो भावना, अब तो हम रामायण में भी लिखा है, सुनहु तात मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाती जारा, विषय राइट मनोरथ, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाती जारा, तीनों भाई कर, राइट राइट। हाँ, तीनों भाई करही प्रीति, उपजहि सनपा दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब नाम सुनको जाना, ममता ब्यूटीफुल। दादू कनु हरसाई, हरस विषाद ग्रह बहुत है। एक डायनेमिक चीज बता रहे हैं, परसुक देखी जर्नी सोच है, ईर्ष्या करने। आई थिंक द टाइम इज ओवर सर। बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू एवरीबडी। हैव अ ग्रेट वंडरफुल इवनिंग टू ऑल। थैंक यू। डॉक्टर अमित का एक बहुत बढ़िया सेशन रहा आज, और कॉस्मेटोलॉजी और एस्थेटोलॉजी पे जो इन्होंने इंटीग्रेशन किया, इट वाज वेरी नाइस सेशन सर। आगे भी थैंक यू। ऐसी और कुछ केसेस आप लेके आएंगे, क्यूट जरूर केसेस विटिलिगो सोरियासिस के, जो हम जरूर फोरम पे शेयर कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब जरूर। का एड्रेस और फोन नंबर भी यहाँ मेंशन्ड है चैट बॉक्स में। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमित का। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नेहा। यस। और अब इसी के साथ हमारा हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर बीजे बिंदुराज को। धन्यवाद। बाय डॉक्टर नेहा।